मैं जानता हूँ, निजी तौर पर एक लंबे अरसे से ऐसे लोगों को जानता हूँ, जो अपनी पहचान उजागर करना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि उनके ज़रिए अदा किए गए इंसानी फ़र्ज़ों को लोगों को पता चले। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उनके ज़रिए किए गए वो नेक काम, जो हर नेक दिल इंसान को करने चाहिए, हर इंसान को करने चाहिए, कि उनके बारे में और लोग भी जान सकें, उससे इबरत हासिल कर सकें, अपने दिलों में वो गुंजाइश पैदा कर सकें, ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उन लोगों की मदद हो सके। वो अपने और अपने परवरदिगार, अपने ईश्वर, अपने अल्लाह, अपने गॉड के बीच में किसी को राज़दार बनाना ही नहीं चाहते। उस दौर में, बल्कि मैं कहूँ कि खुदगर्ज़ी के उस दौर में, जब एक 27-28 रुपए वाली नमक की थैली भी अगर कोई किसी को इमदाद कर रहा है, तो वो भी 1 लाख या उससे ऊपर के कैमरे से रिकॉर्ड करके जग ज़ाहिर करना चाहता है, पूरी दुनिया के सामने दिखाना चाहता है, जताना चाहता है, बताना चाहता है। सिक्के के दूसरे पहलू को अगर देखेंगे तो ऐसा करना भी ज़रूरी है, ताकि लोगों के दिलों में ये जज़्बा पैदा हो और लोग अपने आप को इस जो बाहैसियत हैं, इस जज़्बे को डेवलप करें और कहीं न कहीं, किसी न किसी तरह से ज़रूरतमंदों की मदद कर सकें। तो दोस्तों, मैं आज फिर हाज़िर हूँ आपके सामने एक कहानी को लेकर के, एक किस्से को लेकर के, जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, आपके साथ बाँटना चाहिए, उसको साझा करना चाहिए। और वही हमेशा की तरह एक बात, कि ये जो स्टोरी है, ये बिल्कुल रियल है, वो है जो खुद मैंने फेस की है, और जिसे मैं चाहता हूँ कि आप लोग जानें, समझें और इस चीज़ को थोड़ा-सा इस तरफ भी गौर करें। तो आइए शुरू करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद यूसुफ़, आपका दोस्त, आज फिर से, यानी आज अ, 18 नवंबर, जबकि आज दिल्ली में एक्यूआई तकरीबन 500 का आंकड़ा छू चुका है, और जो ग्रेव 4 भी आज लागू कर दिया गया है। अब देखिए कब, भाई अब जब तक ये स्टोरी अपलोड होगी यूट्यूब पर, तब तक हो सकता है कि इससे हम बाहर भी निकल जाएँ। और मैं तो चाहता हूँ, मैं तो कामना करता हूँ, मेरी तो दुआएँ हैं और गुज़ारिश है कि ये जल्दी से जल्दी, ये जो एयर के साथ-साथ ज़हर साँस के ज़रिए जिस्मों में, शरीरों में, फेफड़ों में अंदर जा रहा है, हम जल्दी से जल्दी इससे बाहर निकल जाएँ। उसके कुछ एहतियात बरतें, जो ज़रूरी है। हालाँकि ग्रेव 4 लागू हुआ है, तो डेफ़िनेटली इस पर अमल तो किया ही जा रहा है, लेकिन अपनी तौर पर भी, निजी तौर पर भी इस तरफ ध्यान देना भी हमारी एक नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है। तो चल, और 2022 में जब लॉकडाउन से हम तकरीबन उभर ही चुके थे, जनजीवन जो है तकरीबन सामान्य हो चला था। उस रोज़ मैं कहीं से आ रहा था और अपनी गाड़ी को पार्किंग में पार्क करके मेरा दिल हुआ कि मैं थोड़ा-सा टहलते हुए ही घर की तरफ जाऊँ। मैं जिस रास्ते से आ रहा था, उस रास्ते पे अच्छी खासी भीड़ रहती है। अब जब मैं उधर से आ रहा था, तो तकरीबन आधे रास्ते के आस-पास से मैं जब एक जगह से गुज़रा, एक छोटे से चौराहे से जब मैं गुज़रा, तो यकबायक मेरी नज़र पड़ी एक सड़क किनारे बैठे हुए 2-3 छोटे-छोटे बच्चों पर। उन्होंने सड़क पर अपने सामने एक छोटी-सी अ, बोरी बिछा रखी थी। मतलब खाली, आप कहेंगे तो टाट समझ लीजिए, टाट की एक बोरी उन्होंने बिछा रखी थी, और उसपे बच्चों के खाने की बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ें, बिस्किट का पैकेट, नमकीन के पैकेट और भी इसी तरह के चॉकलेट वगैरह, इस तरह के वो कुछ 20-30 सामान उन्होंने सड़क के किनारे वहाँ रख रखे थे, जिन्हें वो सेल आउट कर रहे थे, यानी बेचने की कोशिश कर रहे थे। बहुत छोटे-छोटे बच्चे थे, और तो मैं उनसे 2-3 कदम आगे निकला, तो उनको देख कर के मुझे लगा कि यार, इतने छोटे बच्चे ये यहाँ ये सामान कुछ सेल आउट कर रहे हैं। मेरे दिल में ये ख़्याल आया, मैं इनसे ये सारा सामान परचेज़ करके, और अपने आस-पास, अपने घर के आस-पास के जो छोटे बच्चे हैं या अपने घर के बच्चे हैं, उनके लिए मैं ये इनसे परचेज़ कर लेता हूँ। ये भी यहाँ तकरीबन साढ़े 8 पौने 9 बजने को हैं शाम के, और ये लोग यहाँ बैठे हैं, तो ये भी अपने घर चले जाएँगे।
मैं वहाँ उन बच्चों के पास बैठ कर के थोड़ा-सा उनसे हँस के पूछने लगा, बेटा ये कितने का है सामान और ये कितने का है? वो बताने लगे, अंकल ये इतने का है और ये इतने का है। मैंने देखा फिर कि जब मैं वहाँ बैठ कर के उस सामान की रकम पूछने लगा, रेट मालूम करने लगा, तो वो पता चला कि ये 2 नहीं है, 3 हैं। एक उनसे ज़रा-सी बड़ी लड़की जिसकी ऐज होगी तकरीबन 6 या 7 साल, और वो दोनों बच्चे उससे छोटे थे। अ, तो वो भी उनके साथ थी, जो पीछे कहीं किसी जगह खड़ी थी, और वो मुझे देख कर के एकदम आ गई और कहने लगी कि हाँ, क्या आप लेंगे अंकल, क्या लेंगे? मैंने कहा बेटा मुझे ये सारा सामान बताओ, ये सब सामान कितने का है? तो उसने मुझसे कहा कि ये सारा सामान आप लेंगे? मैंने कहा हाँ, मैं ये सारा सामान आपसे लूँगा, बताओ कितने का है? मैंने वो पैकेट एक-एक करके उठा करके देख के, और ये कितने का है, ये कितने का है, उनसे पूछना चाहा, उन्होंने मुझे उसके रेट बताए। तभी मैंने नोट किया कि वो जो भी सामान वहाँ रखा था, वो उसकी डेट निकल चुकी थी और वो एक्सपायर हो चुका था। दूसरे को देखा, तीसरे को देखा, और जितने सामान वहाँ रखे थे, जो भी प्रोडक्ट थे वहाँ, वो सारे एक्सपायर हो चुके थे, और वो उसको वहाँ सेल आउट कर रहे थे। अब मैंने जब वो सामान देखा तो मैंने उनसे पूछा कि बेटा ये सामान आप लोग कहाँ से लाए हैं? तो वो जो छोटी बच्ची थी जो उन सब में बड़ी थी, वो थोड़ा-सा वो कहने लगी कि वो नहीं आप लेंगे ये पहले तो ये बताओ। मैंने कहा हाँ, मैं ये लूँगा सामान, लेकिन मुझे ये जानना है कि ये सामान आप कहाँ से लाए हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो पहले आप ये बताओ ये सब लेंगे? तो मैं थोड़ा-सा उसके सवाल से मुझे कुछ संकोच सा हुआ, या मैं थोड़ा-सा कुछ हैरान सा भी हुआ कि इसको इस बात से खुश होना चाहिए कि मेरा सारा सामान बिक रहा है, और ये मुझे थोड़ा-सा उसके जो अखलाक थे उसमें भी एक बदलाव सा महसूस हुआ। तो मैंने कहा कि अभी आपको तो खुश होना चाहिए कि मैं आपका सारा सामान ले रहा हूँ। फिर उसने एकदम अचानक से मुझसे कहा कि नहीं, नहीं आप ये सारा सामान यहीं रखो और हमें नहीं बेचना। अब मेरा जो शक का वो था लेवल, वो थोड़ा-सा अप हो गया, और मैंने कहा कि क्यों आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि ये नहीं हम बेचेंगे, और उसने सारा सामान जो है वो समेटना स्टार्ट कर दिया। मैं खुद हैरान हो गया कि ये सब क्या है? फिर मैंने उनसे पूछा अच्छा बच्चों तुम लोग कहाँ से आए हो? तो उसने बताया कि हम लोनी से आए हैं, उत्तर प्रदेश लोनी से। अब उत्तर प्रदेश लोनी का मतलब ये हो गया कि उसका रास्ता तकरीबन 1 सवा घंटे का है, जहाँ वो बैठे थे, और वो बच्चे वहाँ से अकेले यहाँ आ कैसे गए वो तीनों बच्चे? तब मैंने थोड़ा-सा और जानना चाहा कि नहीं पहले आप मुझे बताओ कि आपके साथ और कौन है? बोले नहीं हमारे साथ कोई और नहीं है। मैंने कहा ये पॉसिबिलिटी कैसे बन गई? भई ये 20 वो सामान जो है मुश्किल से सारा सामान 100 सवा ₹100 का होगा। ये इतना सामान तो यहाँ बेचने के लिए वहाँ से आने का मुझे कुछ कारण समझ में नहीं आ रहा है। इसका क्या रीज़न इसका रहा है? मुझे ये बात मैं थोड़ी-सी जानने का मैंने प्रयास किया और उन लोगों से पूछा। थोड़ा-सा मतलब फिर कुछ मैंने उनसे आस-पास के जो और लोग थे फिर वो भी आ गए। तब उनमें से एक ने मुझे बताया कि जो वहाँ और लोग खड़े थे, मैंने उनसे एक ने मुझे बताया कि भाई ये बच्चे जो है यहाँ अंदर गली में इन बच्चों की माँ जो है वो भीख माँग रही है, और ये बच्चे यहाँ एक्सपायरी डेट का सामान सड़क के किनारे लेकर के बैठ जाते हैं और इसको बेचते हैं। तो मैंने कहा भई आप लोगों ने इसकी माँ से मना क्यों नहीं किया कि भई ये इन बच्चों से इस तरह का ये काम ना कराएँ? और अगर चलो चलिए एक बार को मैं मान लूँ कि किसी मजबूरी के मातहत इन्हें ये काम करना भी पड़ रहा है, तो वो सामान तो बेचें जो वैलिड हो। इतने में क्या हुआ कि वो बच्चे सारा सामान बाँध करके लपेट के उस बोरी में भर चुके थे, और वो जो लड़की वहाँ बैठी थी वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी थी, आँसू से रोने लगी थी। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ? आस-पास के लोगों को देखकर शायद वो घबरा गई थी, लेकिन वो वहाँ मेरा जो शक करने का जो लेवल था वो और थोड़ा-सा बढ़ गया, और मैं फिर उसमें ज़रा-सा मतलब मैं मुझे इन्वॉल्व होना पड़ा। और इतने में क्या हुआ कि वो और एक और बात कि वो 3 बच्चे भी नहीं थे, वो 4 बच्चे थे। उनमें एक बच्चा और था, उसने क्या काम किया, वो जल्दी से भाग कर के गया जहाँ उनकी माँ बैठी हुई भीख माँग रही थी, उसको बुला कर के ले आया। और जब वो उन बच्चों की माँ आई वहाँ, तो सरप्राइज़ की बात ये है कि एक छोटा-सा बच्चा, मतलब अ, दूध-मुहा बच्चा, दूध पीने वाला बच्चा उसकी गोद में था, और यानी ये 5 बच्चे हो चुके थे, और कुछ ही समय बाद एक बच्चा उसको और होने वाला था।
यानी 6 बच्चे हो चुके थे। और जो वो लड़की यानी छठा अभी आने वाला था, और वो जो लड़की जो उन बच्चों की माँ बन के आई थी, उसकी एज मुश्किल से 20-21, और बहुत अगर मैं कहूँ मैं अपने तजुर्बे के मुताबिक तो 22 साल से ज़्यादा की नहीं थी। अब इस चीज़ को कैलकुलेट कीजिएगा कि जिस 22 साल की लड़की के तकरीबन 6 बच्चे हो जाएँ, तो पहली जो वो लड़की थी, जो बड़ी थी, जिसकी एज में 7-8 साल बतला रहा हूँ, तो यानी 13-14 साल की एज में उसको बच्चा, वो लड़की उसको हो चुकी थी। तब मैं थोड़ा-सा, फिर मुझे मामला कुछ और लगा, और फिर मुझे वहाँ अपना मोबाइल निकाल करके उस सब की एक वीडियो शूट करनी पड़ी। उन सब की मौजूदगी में बहुत लोग वहाँ इकट्ठे हो गए, 20-22 से भी ज़्यादा। वो तो चलता हुआ एक छोटा चौराहा था, लेकिन बहुत कंजेस्टेड रोड था वो, जहाँ का ये वाक़या है। मैंने वो रिकॉर्ड करके वीडियो शूट की। फिर मैंने पूछा उन बच्चों से और उन बच्चों की माँ से, और फिर और लोग भी जहाँ वो सब इकट्ठे थे, जिन्होंने सबने मुझे जो है कहा कि नहीं, इनसे आज तक किसी ने कुछ पूछा नहीं है। तो मैंने कहा, भाई आप लोगों की गलती है, आप लोगों ने क्यों नहीं पूछा? फिर मैंने उस लेडी से पूछा, उस लड़की से पूछा, भाई ये आप इन बच्चों से ये काम क्यों करा रही हैं? ये बच्चे आपके हैं? बोले हाँ, ये बच्चे मेरे हैं। मैंने कहा, ये झूठ बोल रही हैं आप, ये बच्चे आपके हैं ही नहीं। तो बोले नहीं नहीं, ये तो मेरे बच्चे हैं। मैंने कहा, आप कहाँ से आई हैं यहाँ? बोले मैं यहाँ, उसने एक और एरिया का नाम लिया जिसका रास्ता मुश्किल से 20 मिनट का था। यानी बच्चे बता रहे थे उस जगह का नाम, जहाँ जो डेढ़ डेढ़ घंटे का डिस्टेंस जहाँ से था, तकरीबन 20 किलोमीटर दूर। लेकिन वो जो बतला रही थी, वो मुश्किल से 1.5-2 किलोमीटर दूर, कंजेस्टेड भीड़ भाड़ की वजह से उसका रास्ता आधा घंटे या 20 मिनट का तकरीबन रहा होगा। तो मैंने कहा, इन्होंने तो अभी मुझे ये बतलाया है। वो सब भी कहने लगे कि हाँ, इन बच्चों ने तो अभी ये बतलाया है। तो मैंने कहा, वैसे आप ये यहाँ काम क्या करती हैं? बोले कि मैं तो वहाँ बैठ करके कोई गलत काम मैं थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो वहाँ भीख मांग रही हूँ। मैंने कहा, आप खुद भी भीख मांग रही हैं, और इन 6 बच्चों को भी आप इसी राह पर झोंकने चली हैं। पढ़ना लिखना बहुत दूर की बात थी उनके लिए। लेकिन मेरे जहन में ये जब सारी चीज़ें चली, और मैं उस चीज़ में उनके बारे में जानने के लिए थोड़ा सा उतावला हुआ, तो मैंने कहीं ना कहीं अपने अंदर ये एक प्लान बना लिया था कि जो जिस एनजीओ के लिए मैं काम करता हूँ, उस एनजीओ के ज़रिए इन लोगों का थोड़ा सा जितना भी हो सकता होगा, इन बच्चों का एडमिशन वगैरह, इनको स्कूल जाने की व्यवस्था तो कम से कम हो। लेकिन वहाँ तो मामला ही कुछ और था। मामला ये था कि वो जो बच्चे थे, वो उस लेडी के थे ही नहीं, और जो लेडी थी, वो लेडी भी झूठ बोल रही थी। वो जो उसने बताया कि मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब है, मैंने कहा चलिए मैं आपके साथ घर चलता हूँ, मुझे दिखाइए कहाँ है। बोले नहीं, अभी तो वो अपने घर गए हुए हैं। अब अपने घर कहाँ गए हुए हैं भाई? तो उसने जगह का नाम लिया, मुरादाबाद। अब वो जगह का नाम, लैंग्वेज तो उसकी मैं समझ रहा था, उसकी लैंग्वेज मैं महसूस कर रहा था कि कहीं न कहीं ये अब मैं बिलॉन्ग करता हूँ मुरादाबाद से, तो मैंने फिर उससे उस एरिया का नाम पूछा कि बताइए मुरादाबाद में किस जगह है? मैं अभी 10 मिनट में पता कर लेता हूँ कि आपकी जो ससुराल है, वहाँ आपके हस्बैंड अभी किस हालत में हैं, और क्या उनकी कितनी तबीयत खराब है, और क्या उनकी पोज़ीशन है। मैं वहाँ भी किसी को अभी भेज देता हूँ 10 मिनट में। लेकिन उसने वहाँ का एड्रेस भी नहीं बताया। अब जब एड्रेस नहीं बताया, तो तब फिर वो मतलब वहाँ से मुझसे जान छुड़ा करके भागने की जल्दी करने लगी, और इवन कि उसने वहाँ रोना चालू कर दिया। और लोग जो थे, भाई जब ये पूछ रहे हैं, आपको कह रहे हैं, आपको तसल्ली दे रहे हैं, तो आप इन्हें बता क्यों नहीं रही हो? लेकिन उसे ऐसा कुछ चाहिए ही नहीं था। और मैं भी उस दिन बहुत बड़ा, मुझे एक वो मतलब आश्चर्य हुआ, एक झटका सा लगा कि कहाँ तो मैं इन बच्चों की एक हेल्प करने के लिए रुका था, और इसके पीछे की जो सच्चाई मेरे सामने आई, तो उसकी कल्पना, उसका ख़्याल, या वो चीज़ मैंने एक्सेप्ट की ही नहीं थी। मैं उन चीज़ों को जानता ही नहीं था। बाद में जब थोड़ी-सी छानबीन करी और थोड़ा-सा उसको मैंने सर्च आउट किया, तो पता ये चला कि ये एक बहुत बड़े लेवल पर, एक व्यापार के तौर पर इस चीज़ को इस्तेमाल, एक कारोबार के तौर पर इस चीज़ को इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों के जज़्बातों से, उनकी भावनाओं से, और उनके मदद करने के जज़्बे के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनको धोखा दिया जा रहा है, जिसके चलते न जाने कितने लोगों को जो मदद मिलनी होती है, वो नहीं मिल पाती। बाद में पता ये चला कि वो लोग वहाँ
उस दिन के बाद वहाँ नहीं बैठे। वहाँ फिर और लोगों को भी मैंने वहाँ थोड़ा-सा कहा कि भई आपके आस-पास कुछ भी होता रहता है, आप देखते रहते हो। मैं तो रुका किसी और इरादे से था और यहाँ पासा पलट गया। यहाँ बाजी पलट गई, गेम ही कुछ और हो गया यहाँ तो। तो कई बार ऐसा भी होता है, अपने आस-पास थोड़ा-सा अगर हम गौर कर लें किसी भी बात को लेकर के, तो ज़रा-सा चौकन्ना रहने में ठीक है। हम बहुत बिज़ी हैं, बहुत मशरूफ़ हैं। बड़ा मामला जो है इतना मशरूफ़ियत की तरफ होता चला जा रहा है कि हमें अपने अलावा हमारे आस-पास कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन देखना पड़ेगा, इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा, गौर करनी होगी, वरना जो नुकसान हम सहन कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं है। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरे ख़्याल से वो आप लोगों की समझ में आ गया होगा। इसके साथ-साथ इसी से रिलेटेड एक छोटी-सी बात और बता दूँ, पिछले 4 साल से मैं यहीं अपने आस-पास की बात कर रहा हूँ। एक लेडी को एक सड़क के किनारे रात के 11-12 बजे तक बैठे हुए उसे एक बहुत छोटे से बच्चे को गोद में लिए हुए भीख माँगते हुए देख रहा हूँ। और 4 साल से वो जो छोटा बच्चा उसकी गोद में है, उसकी उम्र नहीं बढ़ी है। आपको हैरानी हो रही है? मैं भी उसको हर रोज़ जब भी वहाँ से निकलता हूँ देख कर के हैरानी होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो पर्दा हम लोगों ने एक अ, व्यस्तता का, एक बिज़ी रहने का हमारी आँखों पर जो पड़ा हुआ है, इसमें से झाँक कर के ही देखो हमारे आस-पास, हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। ये बहुत ज़रूरी है, अगर किसी नुकसान से बचना है तो। और इसके साथ एक छोटी-सी बात, हमारे अपार्टमेंट में एक लेडी आया करती थी। ये बहुत छोटी-सी बात है, एक लेडी आया करती थी। अक्सर आती थी वो, यहाँ जितने भी आस-पड़ोस के ये घर हैं, इन सब से वो जब भी आती थी 10 दिन, 15 दिन में, जो भी जिससे जितनी हेल्प होती थी वो करती थी। और हेल्प करने के साथ-साथ उसको जिससे जितना हो सकता था, जिसमें जितना जज़्बा था या जिसकी जितनी हैसियत थी, वो सब उसको मदद किया करते थे। 2-3 साल तक वो लगातार आई और उसके बाद उसने सभी से एक ये सवाल करना शुरू कर दिया कि मेरी बच्ची की शादी है और मैं चाहती हूँ, मैं किसी से कुछ कह नहीं सकती और ये है या वो है, मैं बड़ा, मुझे थोड़ा-सा। अब यहाँ की सभी जो ख़वातीन थीं, जो महिलाएँ थीं, उन्होंने मिलकर के आपस में एक मीटिंग की। उसमें एक डिस्कस करने के बाद उन्होंने एक फ़ैसला ये लिया कि भई इसकी बच्ची की शादी है और जो जिससे हो सकता हो वो अपनी हैसियत के मुताबिक वहाँ मदद करने की कोशिश करे। इतने में मैं था और मेरे साथ एक और थे, उन्होंने ये कहा कि भई ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये तो ऐसा होना भी चाहिए, करना भी ज़रूरी है। लेकिन उसके घर का एड्रेस हमें दे दो, हम एक बार वहाँ जा कर के देख लें और जितना क्या-क्या तैयारी है उसकी वो भी देख लें। बाकी उसके हिसाब से जो बाकी बचेगा, उस सब में, ये आप लोगों के लेवल पे नहीं, फिर हम लोगों के लेवल पे जो भी कुछ होगा, जिससे जितना होगा वो सब करेंगे। उसने वर्बली तौर पर एक एड्रेस दिया। हमने बहुत बारीकी से जब वहाँ जा कर के छानबीन करी और खोज किया तो पता चला कि वहाँ इस नाम की कोई लेडी है ही नहीं, रहती ही नहीं। ये वो बातें हैं जो बहुत छोटी-छोटी सी बातें घटी हैं, और भी 2-4 बातें हैं वो भी इसी तरह की हैं, लेकिन उनका कोई मतलब या मकसद नहीं है। मैं सिर्फ़ आपको बताना चाहता था, जताना चाहता था कि इस तरह भी इस समाज में, इस मुआशरे में हम बहुत सारी चीज़ों को फ़ेस कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी आप लोगों से ये गुज़ारिश है इस वीडियो के ज़रिए, क्योंकि ये माध्यम बहुत अच्छा है, इस ज़रिए से, वीडियो के ज़रिए से आप लोगों तक ये बात पहुँच रही है। तो इस बारे में ज़रा-सा अपना ख़्याल जो है, अपना हौसला जो है, अपना नज़रिया जो है, इधर-उधर चारों तरफ दौड़ाइए और कुछ जो ऐसा हो रहा है, जो आपको खल रहा है या आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, उस चीज़ को होने से रोकने का भी प्रयास कीजिए, उसकी एक कोशिश कीजिए। आप नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये थी वो स्टोरी जो खुद मेरे साथ इस कहानी में मैंने जो चीज़ फ़ेस की, और मुझे लगा कि मुझे ये आपके साथ शेयर करनी चाहिए, इसलिए मैंने ये आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड किया। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ और बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात करता हूँ एक बहुत ही अच्छे से, बेहतरीन से वीडियो के साथ।
तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी ख्याल रखिए, अपने आसपास का भी ख्याल रखिए। आज तो मैं आपसे ये भी कहूँगा और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।